नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसे इंसान की लाइफ की स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही ज्यादा भावुक और डरा देने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह स्टोरी ज्यादा पुरानी भी नहीं है। ये आज से कुछ समय पहले की ही बात है। कोटा एक ऐसा शहर है जहां पर हर साल करोड़ों की भीड़ आती है सिर्फ कुछ हजारों की नौकरी पाने के लिए। आनकोटा राजस्थान की एक ऐसी जगह है जहां पर देश भर के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य में एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने की तैयारी करने के लिए आते हैं। तो आज के जिस शख्स ने हमारे साथ स्टोरी की है वह भी कोटा के अंदर ही पढ़ने के लिए गए थे और वहां पर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। अब क्योंकि आप जानते हैं कि कोटा में हर चीज का बिजनेस बना हुआ है, वहां पर अगर आपको छोटा सा एक रूम किराए पर लेना हो तो वह काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और फिर एकदम छोटे छोटे रूम होते हैं जो हर किसी को पसंद भी नहीं आते हैं। तो जो शख्स वहां पर तैयारी करने गया था उसको भी कोई भी रूम पसंद नहीं आता है। तब उसे वहां का ब्रोकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो बहुत ही सुनसान होती है, लेकिन उस जगह पर एक बहुत ही तगड़ा माया जाल भी होता है। अब देखो, मैं उस जगह के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, तो जो भी साथी कोटा से जुड़े हुए होंगे या कभी कोटा गए होंगे पढ़ने के लिए तो शायद उस जगह को जान भी जाए। अब देखो, कोटा में पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि वहां पर डिप्रेशन की वजह से काफी सारे कम उम्र के लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी को भी त्याग देते हैं केवल और केवल उस पढ़ाई के प्रेशर की वजह से। तो ऐसे में अगर वहां पर कुछ हॉरर घटनाएं होंगी तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ना तो उनकी उम्र पूरी हुई ना ही उनकी कोई इच्छा पूरी हुई थी। अधूरी इच्छाओं के साथ वह अपने जीवन को त्यागते हैं। तो कोटा में इस प्रकार की आत्माओं का भटकना नॉर्मल सी बात है। अब पढ़ाई के साथ साथ वहां पर कई बार लड़के लड़कियां बढ़ती उम्र में आकर्षण की वजह से एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसे वह प्यार समझ लेते हैं और उसमें भी अगर धोखा मिलता है तो भी अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो आज की एक ऐसी ही स्टोरी मुझे जानने को मिली, और जो स्टोरी मुझे बताई है वह शख्स वहां कोटा में पढ़ाई करने गया था और वह पूरी घटना उसके खुद के साथ घटित हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। लेकिन उससे भी ज्यादा इस स्टोरी में एक दर्द की वेदना छुपी हुई थी। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी साथी पहली बार आ रहे हैं उनका स्वागत है, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर जो कोई भी कोटा से सुन रहा है वह तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिख करके जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का किरदार अंकित है। अंकित का वैसे तो जन्म और पालन पोषण भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, पर अंकित के माता पिता कोलकाता से दिल्ली अपने काम की वजह से आए थे, जिसकी वजह से अंकित को बंगाली भाषा भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। दिल्ली में रहने की वजह से अंकित की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, जिसकी वजह से अंकित ने अपनी 12वीं की परीक्षा देने के बाद अपने माता पिता से सलाम मशवरा किया कि वह कोटा जाकर कंपटीशन परीक्षा का तैयारी करना चाहता है। अंकित के माता पिता को भी अंकित के कोटा जाकर पढ़ाई करने के विषय में कोई परेशानी नहीं थी। अंकित को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए अंकित के माता पिता ने अंकित को कोटा जाने के लिए परमिशन दे दी। अंकित अपने माता पिता से परमिशन लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोटा जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। अंकित जिस ट्रेन में बैठा था उस ट्रेन में अंकित के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट कोटा जा रहे थे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अंकित, जो कि बचपन से ही अच्छे तरीके से पालन पोषण होकर बड़ा हुआ है, अपने माता पिता के पास अच्छे पैसे होने की वजह से अंकित ने अपनी जिंदगी में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी चीज के लिए। अंकित को सब कुछ ऑन टॉप और साफ सुथरा चाहिए। अंकित का एक स्वभाव था कि उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। कुछ घंटों की सफर करते हुए अंकित कोटा पहुंच गया अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। कोटा पहुंचकर अंकित का सबसे पहला काम था रहने के लिए एक अच्छा घर और तैयारी करने के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना, जो कि अंकित के लिए ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं हुआ।
परेशानी न होने की वजह ये थी क्योंकि स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इंस्टीट्यूट और घर दिलवाने के लिए कमीशन बेस पर, जिनको कमीशन इंस्टीट्यूट और घर के मालिक देते हैं। अंकित स्टेशन से बाहर आया। बाहर अंकित को एक तरफ ऑटो वाले ने घेर लिया था और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट और घर दिखाने वाले लोग। चारों तरफ से आवाज आ रही थी, आओ बताओ कहां जाना है, आओ बताओ कहां जाना है। अंकित सब लोगों को अनदेखा करते हुए स्टेशन से बाहर आ गया। अंकित ने पहले से ही कुछ ब्रोकरों से बात करके रखी थी घर के लिए। उसे बस घर देखना है और फिर फाइनल करना था। साथ ही में अंकित ने कुछ इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी बनाकर रखी थी, जहां पर वह पर्सनली मिलकर सब कुछ फाइनल करना चाहता था। अंकित स्टेशन से बाहर निकालकर ऑटो में बैठ गया। अंकित ने ऑटो वाले को बोला, भैया लाल चौक ले लो। जैसे अंकित ने बताया वैसे ऑटो वाले ने ऑटो चालू करके लाल चौक की तरफ ले लिया। लाल चौक पर अंकित ने पहले से ही कुछ कमरों के लिए ब्रोकर से बात करके रखी थी। लाल चौक पर ही ब्रोकर का ऑफिस था। अंकित सीधा ब्रोकर के ऑफिस में चला गया। ऑफिस में पहुंचकर अंकित ने ब्रोकर से कहा, भैया मेरा नाम अंकित है, आपसे बात हुआ था ना, घर चाहिए था मुझे। ब्रोकर अभिषेक ने कहा, हाँ हाँ भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, चलो फिर घर देखने के लिए। अंकित ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। अंकित और अभिषेक दोनों निकल गए घर देखने के लिए। अभिषेक ने कुछ घर अंकित को दिखाए जहां पर बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। घर बहुत छोटा छोटा था और उसी के अंदर सब काम करना था। ऐसे कमरे स्पेशल रूप से स्टूडेंट के लिए बनाए जाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं। वो भले ही छोटे छोटे कमरे थे, पर कमरों का किराया बहुत ज्यादा था। एक तरीके से बिजनेस ही बोल सकते हैं। पर अंकित को वह कमरा पसंद नहीं आया। अंकित कभी भी वैसे घर में रहा नहीं। अंकित ने अभिषेक को कहा, यह घर तो बहुत छोटा है, आप एक काम करो, कुछ और ऑप्शन दिखाओ। अभिषेक ने दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई, पर वह भी अंकित को कुछ पसंद नहीं आई। ऐसे करके पूरा दिन बीत गया, पर अंकित को एक भी घर पसंद नहीं आया, जितना भी अभिषेक ने उसे दिखाया था। अंकित ने अभिषेक को कहा, यार आपका तो एक भी कैमरा मेरे को पसंद नहीं आया, कोई और ऑप्शन है तो बताओ। अभिषेक हार मानकर अंकित को बोला, मेरे पास जितना प्रॉपर्टी था मैंने आपको दिखा दिया। वैसे भी यहाँ पर बच्चे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के घर इस तरीके से ही बनाए गए हैं। अंकित ने कहा, क्या बात कर रहे हो, आप इतने बड़े ब्रोकर हैं, पर आपके पास एक अच्छा घर नहीं है मेरे लायक। अभिषेक ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं देखता हूं। और तभी उसी वक्त अभिषेक के दिमाग में एक बात आई। अभिषेक ने कहा, रुको, मेरे पास आपके लायक एक प्रॉपर्टी है, पर वह थोड़ी दूर है, आपको ट्रैवलिंग करके आना पड़ेगा। हर रोज घर अच्छा है और किराया भी ज्यादा नहीं है, आप बोलो तो वह प्रॉपर्टी दिखा दूं। अंकित ने कहा, ठीक है, पर वह प्रॉपर्टी है कहां? अभिषेक ने कहा, आजाद नगर, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अंकित ने कहा, तो चले फिर वह प्रॉपर्टी देखने। अभिषेक ने कहा, अभी किसी और क्लाइंट को मुझे घर दिखाना है। आप एक काम करो, आप थोड़ी देर बाद बस स्टॉप से आजाद नगर की बस में चढ़ जाना, मैं आपको सीधा आजाद नगर बस स्टॉप पर मिलूंगा। अंकित ने कहा, बस से क्यों, वहां पर कोई ऑटो या टैक्सी नहीं जाती क्या? अभिषेक ने कहा, नहीं, वहां पर कोई ऑटो या टैक्सी आसानी से नहीं जाती है। आजाद नगर के लिए दिन में बस एक बार ही बस जाती है, तो आपको अगर आजाद नगर जाना है तो बस में ही जाना पड़ेगा। अंकित बोला, ठीक है, मैं देखता हूं। फिर दोनों एक दूसरे को अपने अपने नंबर शेयर करके अपने अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। अंकित ने बहुत सारे ऑटो और टैक्सी वालों को पूछा कि क्या वह लोग आजाद नगर जाएंगे, पर कोई भी ऑटो या टैक्सी वाला माना नहीं आजाद नगर जाने के लिए। सब लोगों का यही कहना था कि वह वहां पर नहीं जाएंगे। अंकित समझ नहीं पाया, आखिरकार कोई भी ऑटो या टैक्सी वाले वहां क्यों नहीं जाते। हार मानकर अंकित ने बस स्टॉप की तरफ अपना कदम घुमाया और धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। बस स्टॉप पर पहुंचकर अंकित वहीं बेंच पर बैठ गया और बस का इंतजार करने लगा।
बहुत देर बस का इंतजार करने पर भी बस अब तक नहीं आई थी। अंकित ने पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, अंकल जी नमस्ते, ये आजाद नगर के लिए बस यहीं से मिलेगा? बुजुर्ग व्यक्ति ने अंकित के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नमस्ते बेटा, हाँ, आजाद नगर के लिए बस यहीं से ही जाएगी। अंकित ने कहा, तो अंकल बस आने में समय है या बस चली गई? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सुबह से केशव नगर वाली बस यहां से नहीं गुजरी है, मतलब अभी बस आने वाली है। अंकित ने कहा, ठीक है, और उसने अपना फोन चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अंकित से पूछा, बेटा तुम आजाद नगर क्यों जा रहे हो? तुम्हें आजाद नगर के बारे में नहीं पता? अंकित कुछ समझ नहीं पाया। अंकित ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, अंकल मैं आपकी बातों को समझा नहीं। मैं यहां कोटा में परीक्षा की तैयारी करने के लिए आया हूं और इस वजह से आजाद नगर जा रहा हूं घर देखने के लिए। पर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आजाद नगर ठीक नहीं है। आखिर ऐसा क्या है आजाद नगर में? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें इतना तो नहीं बता सकता कि आजाद नगर में क्या है, पर मेरी मानो तो तुम आजाद नगर ना ही जाओ तो अच्छा है। बुजुर्ग व्यक्ति यह बातें बोल ही रहा था कि तभी उस वक्त बुजुर्ग व्यक्ति की बस आ चुकी थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति बस में बैठकर निकल गए। बस स्टॉप पर अंकित यही सोच रहा था, आखिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे आजाद नगर जाने के लिए क्यों मना किया। अंकित ने सोचा, हो सकता है वह व्यक्ति उसको मजाक में डराने की कोशिश कर रहा हो। अंकित सब बातों को एक साइड करके अपनी बस का इंतजार करने लगा। आखिर क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आजाद नगर जाने के लिए अंकित को मना किया था? कुछ देर बाद अंकित की भी बस स्टॉप पर आ चुकी थी। बस का कंडक्टर जोर जोर से बुलाकर सवारी उठा रहा था। तभी अंकित ने बस कंडक्टर के पास जाकर उनसे पूछा, भैया ये बस आजाद नगर जाएगी ना? बस कंडक्टर ने जैसे ही आजाद नगर सुना वह चुप हो गया और वह अंकित के चेहरे की तरफ देखने लगा। अंकित ने फिर से 2-3 बार पूछा, भैया ये बस आजाद नगर जाएगा? भैया ये बस आजाद नगर जाएगा? पर कंडक्टर ने कोई जवाब दिया ही नहीं। अंकित ने अपने हाथ से कंडक्टर को हिलाते हुए पूछा, हेलो भैया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या ये बस आजाद नगर जाएगा? कंडक्टर ने तब कहा, हाँ जाएगा भैया, पर आपको कहाँ जाना है? अंकित ने कहा, जब मैं आजाद नगर का पूछ रहा हूं तो आजाद नगर ही जाऊंगा ना। और यह बोलकर वह बस में चढ़ गया। बस पहले से ही खचाखच भरा हुआ था। जैसे तैसे अंकित एक सीट देखकर बैठ गया। अंकित पूरे दिन की परेशानी से इतना थक गया था कि उसके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, बस जल्दी से आजाद नगर आए और वह घर उसे पसंद आ जाए। यही सोचते हुए अंकित खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए आजाद नगर तक के सफर का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद बस का कंडक्टर बस की सभी सवारियों का टिकट काट रहा था। टिकट काटते काटते कंडक्टर अंकित के पास आया और उससे पूछा, बोलो भैया कहाँ जाना है? अंकित अपना मुंह घुमाकर कंडक्टर को 100 रुपए का नोट देते हुए बोला, भैया एक आजाद नगर का टिकट देना। कंडक्टर ने जैसे ही आजाद नगर का नाम सुना वह अंकित की तरफ देखने लगा। कंडक्टर को याद आ गया, यह वही इंसान है जिसने बस स्टॉप पर यह पूछा था, यह बस आजाद नगर जाएगी या नहीं। कंडक्टर अंकित के हाथ से पैसे लेकर आजाद नगर का टिकट काट रहा था। उसी वक्त कंडक्टर ने फिर से एक बार अंकित से पूछा, भैया आपको सच में आजाद नगर ही जाना है? अंकित ने इस बार गुस्से में आवाज ऊंची करके कहा, भैया आपको क्या परेशानी है? आपने मुझसे बस स्टॉप पर भी पूछा और यहीं पर भी पूछ रहे हो। आजाद नगर जाना है, इसीलिए तो मैं आपसे आजाद नगर का टिकट मांग रहा हूं। अब अपना दिमाग कम चलाओ और मुझे एक आजाद नगर का टिकट दो और बाकी पैसा वापस करो। अंकित को गुस्सा हुए। देखा कंडक्टर ने उसे और कुछ नहीं कहा। कंडक्टर ने एक आजाद नगर का टिकट और बाकी पैसा अंकित के हाथ में दे दिया और दूसरी सवारी का टिकट काटने के लिए चला गया। अंकित फिर से यही सोच रहा था, आखिर सब लोग आजाद नगर की बात सुनकर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे। एक पल के लिए अंकित को डर भी लग रहा था। आखिर आजाद नगर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बस स्टॉप पर वह बुजुर्ग इंसान भी मना कर रहा था और यहां बस का कंडक्टर भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अंकित ने मन बना लिया था,
आखिरकार जो भी हो, उसे सब चीजों को एक साइड करके आज किसी भी हाल आजाद नगर जाकर अपने रहने के लिए एक अच्छा घर फाइनल करना ही पड़ेगा। बस जैसे जैसे आगे जा रही थी, धीरे धीरे सब लोग बस से उतरते जा रहे थे अपने अपने स्टॉप पर। आजाद नगर आने से पहले बस लगभग खाली ही हो गई थी। बस में कुछ गिनी चुनी सवारी ही बची थी। बस धीरे धीरे चल रही थी और अंकित इंतजार कर रहा था आजाद नगर बस स्टॉप का। वैसे तो अंकित का बस में सवारी करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। बस की उस डीजल की सुगंध से अंकित का शरीर मचल रहा था और उसे उल्टी सा उल्टी फील हो रहा था। तभी अंकित के फोन पर अभिषेक का फोन आया। अंकित ने फोन उठाया और उस तरफ से अभिषेक ने कहा, हेलो, कहां पर पहुंचे आप? मैं आजाद नगर बस स्टॉप पर पहुंच चुका हूं। अंकित ने कहा, पता नहीं, मैं अभी बस में ही हूं, रुको मैं कंडक्टर से पूछता हूं कितना देर और लगेगी। यह बोलकर अंकित ने कंडक्टर को बुलाकर उससे पूछा, भैया आजाद नगर आने में अभी कितना और समय लगेगा? अंकित ने जैसे ही कंडक्टर से यह सवाल पूछा, बस के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। बस के सामने अचानक से कुछ आ गया था और उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक मारा। अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से बस पलट गई। क्या यह इत्तेफाक था या फिर कुछ और? अचानक ब्रेक मारते ही पूरी बस हिल गई थी। बस में बैठी कुछ सवारी और कंडक्टर, सब लोगों ने अपना बैलेंस खो दिया था। सब लोग बस से चिपककर इधर उधर गिर पड़े थे और सब लोग अपना होश खो बैठे थे। कुछ देर बाद अंकित को होश आया। अंकित को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर बस में बैठे सवारियों के हाथ पैर छिल गए थे और खून आने लगा था। जैसे ही अंकित को होश आया, वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। अंकित को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ यहां पर यह सब क्या हो रहा है। अपने आप को नॉर्मल करके वह धीरे धीरे बस के आगे की तरफ जाने लगा। बस का कंडक्टर एक कोने पर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके सर से खून की धार बह रही थी, पर बस का ड्राइवर गायब था। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से बस का ड्राइवर छटक कर कहीं बाहर जंगलों में गिर गया था। अंकित से यह सब स्थिति देखी नहीं जा रही थी। वह घबरा गया और अपना बैग कंधे पर लेकर वह धीरे धीरे बस से उतरने लगा। अंकित आसपास लोगों को खोज रहा था सहायता के लिए, क्योंकि उसके अकेले के बस की बात नहीं थी इतने सारे लोगों की सहायता करने की। अंकित अभी भी सोच रहा था कि आखिर बस के सामने ऐसी क्या चीज आ गई थी जिसकी वजह से ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से ब्रेक मारना पड़ा। यही सब सोचते सोचते अंकित बाहर सहायता लाने के लिए निकल गया। जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ था वो एक जंगल का इलाका था। आसपास घर और लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। उस जगह पर सहायता पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी अंकित कोशिश कर रहा था। अंकित अपना सामान लेकर जंगल से बाहर शहर की तरफ जा रहा था और चलते चलते अंकित एक बस स्टॉप की तरफ पहुंच। बस स्टॉप पर पहुंचकर अंकित ने बोर्ड देखा तो अंकित को पता चला यह बस स्टॉप आजाद नगर का था, मान आजाद नगर। बस स्टॉप देखकर अंकित के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया अभिषेक का। अभिषेक ने फोन करके कहा था कि वह उसका इंतजार आजाद नगर बस स्टॉप पर कर रहा है। वह आसपास तेजी से नजर दौड़ाकर अभिषेक को ढूंढने लगा। अभिषेक बस स्टॉप से थोड़ा आगे ही अपनी बाइक लेकर खड़ा था, जिसकी वजह से अभिषेक को खोजने में अंकित को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अभिषेक को देखकर अंकित भागा भागा उसके पास आया और बोला, अभिषेक मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहां पर अंकित को हांफते हुए देखकर अभिषेक परेशान हो गया। अभिषेक ने अंकित को कहा, सबसे पहले शांत हो जाओ अंकित, और यह बताओ हुआ क्या है। अंकित ने अपने आप को संभाला और फिर कहा, मैं जिस बस में आ रहा था उस बस का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और न जाने ड्राइवर भी बस से चटक कर जंगल में कहीं गिर गया। मैं भी बेहोश हो गया था। जैसे ही मुझे होश आया मैं सबसे पहले मदद के लिए निकल गया और तुमसे मिला। अभिषेक यह सब सुनकर हैरान हो गया था। अभिषेक ने अंकित को कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर यह सच है तो हमें जल्दी से उनकी मदद करनी पड़ेगी। और यह बोलकर अभिषेक ने अपनी बाइक चालू की और अंकित को कहा, तुम फटाफट मेरी बाइक पर बैठो, हमें जल्द से जल्द वहां पर जाकर किसी भी हाल में उनकी मदद करनी पड़ेगी। अंकित ने कहा,
वह तो ठीक है, पर यह मेरा सामान? अभिषेक ने अंकित के सामान को बाइक के सामने रखकर कहा, अब फटाफट बैठो, हमारे पास समय बहुत कम है। फिर अभिषेक और अंकित दोनों बाइक पर बैठकर निकल गए एक्सीडेंट स्पॉट पर उनकी मदद करने के लिए। अभिषेक ने पूछा, अंकित, तुम तो सही सलामत हो ना? तुम्हें तो ज्यादा चोट नहीं लगी? नहीं तो तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अंकित ने कहा, नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, और अभी सबसे पहले हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अभिषेक ने हाँ में जवाब देते हुए बाइक की स्पीड दोगुना कर दी और जल्दी ही एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे। अभिषेक और अंकित जैसे ही बाइक लेकर एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे, वह दोनों हैरान थे। अब न तो वहां पर वह बस थी और न ही कोई इंसान। आसपास के माहौल को देखकर यह भी नहीं लग रहा था कि यहां पर कोई भयानक एक्सीडेंट भी हुआ है। होना न हो, अभिषेक कुछ तो समझ चुका था, पर उसने अंकित को कुछ कहा नहीं। अभिषेक ने पूछा, अंकित, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था क्या? अंकित कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर क्या जवाब दें? जो हादसा उसके साथ हुआ था, अब यहां पर आकर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस चीज से अंकित और भी घबरा गया। अंकित ने अभिषेक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे हां, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैं इतना गलत नहीं हो सकता। लेकिन अब यहां पर देखकर ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि यहां पर कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, और अचानक से इतनी बड़ी बस कहां पर जा सकती है? अभिषेक ने कहा, अंकित, मुझे लगता है कि तुम सही हो, यहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया होगा और पुलिस उस बस को उठाकर ले गई होगी। वहीं उस बस में मौजूद जख्मी लोगों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया होगा। अंकित ने कहा, तुम सही बोल रहे हो, चलो हमें आसपास के अस्पताल में पूछताछ करनी चाहिए इस विषय में। अभिषेक ने कहा, मुझे लगता है वह लोग सही सलामत हैं। हमें भी जल्द से जल्द यहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर में शाम हो जाएगी और तुम्हें घर भी दिखाना है। मुझे लगता है हमें अब निकलना चाहिए। अंकित भी कुछ देर सोचा और फिर अभिषेक की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो घर देखने चलते हैं। और फिर दोनों बाइक पर बैठकर निकल गए आजाद नगर की तरफ, जहां उसे घर देखना था। रास्ते में जाते हुए अंकित के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, आखिर वह सब लोग गायब कहां हो गए? अगर वहां से बस पुलिस वाले लेकर गए हैं, तो वहां पर बस की कोई भी निशानी क्यों नहीं है? अगर लोगों को वहां से ले जाकर किसी आसपास के अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो वहां पर लोगों की कोई भी निशानी मौजूद क्यों नहीं है? वहां की जगह को देखकर ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कभी कोई एक्सीडेंट हुआ भी था, और यही सवाल अंकित के दिमाग को खाए जा रहा था। और यही सब सोचते हुए वे आजाद नगर की उस कॉलोनी में पहुंच गए जहां पर उसे घर देखना था। कॉलोनी को देखकर अंकित को बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ घर और घर में रोशनी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अंकित बाइक पर बैठकर यह सारी चीजें देखते हुए उस घर पर जा रहा था जिस घर को उसे किराए पर लेना था। अंकित को कॉलोनी देखकर ही पसंद आ गई थी। मानो 50% अंकित का कंफर्म था यहां पर घर लेने का, बस बाकी का 50% घर देखने के बाद कंफर्म करना था। अंकित के चेहरे पर कॉलोनी को देखकर एक चमक आ गई थी, और यही चमक देखकर अभिषेक ने पूछा, और भैया, ये कॉलोनी पसंद आया कि नहीं? आपके चेहरे की चमक से साफ पता चल रहा है कि आपको यह कॉलोनी पसंद आई है। अंकित ने कहा, कॉलोनी तो अच्छी है, अब बस घर देख लो तो आपको कंफर्म बता दूं। और यही बोलते हुए वो सीधा पहुंच गए। वह घर में अंकित और अभिषेक दोनों बाइक पर सवार होकर उस घर के सामने पहुंच गए, जो घर अभिषेक अंकित को दिखाने वाला था। वह घर आते ही अभिषेक ने अपनी बाइक पर ब्रेक मारा और दोनों उस घर के सामने रुक गए। बाइक रुकते ही अभिषेक ने अंकित को कहा, यह देखो भैया, यह घर है आपका, अब बताओ कैसे लगा है? अंकित को घर देखते ही पसंद आ चुका था, पर अंकित ने अभी हाँ नहीं कहा, क्योंकि उसे घर पहले अंदर से भी देखना था। अंकित ने अभिषेक को कहा, हाँ, घर तो अच्छा है, एक बार फिर अंदर से भी देख लेते हैं। अभिषेक ने कहा, अरे क्यों नहीं, चलो चलते हैं, और अंकित को घर के अंदर ले गया। घर बहुत दिनों से बंद था,
जिसकी वजह से घर में धूल और गंदगी आसानी से नजर आ रही थी। हवा में धूल के कण होने की वजह से अंकित जैसे ही अंदर घुसा, उसके छींकें और खांसी आना शुरू हो गई। अभिषेक अंकित को खांसते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, यह सब तो साफ हो जाएगा। घर बहुत दिन पुराना है और बहुत दिनों से बंद भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यह सब है। एक बार आप फाइनल कर दो तो मैं अपने लड़कों को भेजकर साफ सफाई करवा दूं। अंकित ने कहा, हाँ हाँ, एक बार घर फाइनल हो जाए फिर यह सब तो साफ हो ही जाएगा। और यही सब बातें करते करते अभिषेक ने अपनी जेब से घर की चाबी निकालकर गेट को खोलना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलकर दोनों घर के अंदर गए और अंदर से देखकर अंकित को पहली नजर में ही घर पसंद आ गया था। संगमरमर की फ्लोर, ऊंची ऊंची दीवारें और उसमें बहुत ही लाइट कलर का पेंट लगा हुआ था। चारों तरफ घर में खूबसूरत पेंटिंग की सजावट किसी का भी मन अपनी तरफ खींच ले। घर में जरूर का सारा सामान, अलमारी, फ्रिज, बेड जैसी सभी चीजें थी, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति को वहां रहने में ज्यादा परेशानी नहीं हो सकती। अभिषेक ने पूछा, बताओ सर, यह घर आपको फाइनल करना है या नहीं? अंकित ने कहा, घर तो बहुत अच्छा है, बट देखकर लग रहा है यह घर बहुत महंगा है। घर का सारा सामान और इतने खूबसूरत इलाके में घर बहुत महंगा होगा। इसका ओवरऑल किराया कितना आएगा? अभिषेक ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, यह घर आपको आपके बजट के अंदर ही मिल जाएगा। दरअसल इस घर का मालिक इस देश में नहीं रहता, वो दुबई शहर में ही रहता है और मुश्किल से साल के 1 या 2 दिन अपने देश में आते हैं, और वह भी कंफर्म नहीं होता, जिसकी वजह से यह घर खाली ही रह जाता है। और इस घर के मालिक का मानना है कि खाली घर रखने से अच्छा है इसका कुछ किराया ही मिल जाए। तो आप टेंशन मत लो, यह घर आपके बजट में ही है। मंटू, अंकित यह सब सुनकर खुश हो गया। अंकित ने कहा, यह तो फिर बढ़िया हो गया, तो फिर मैं ये घर फाइनल करता हूं। ये बोलकर वह घर के चारों तरफ घूम घूम कर घर को देखने लगा। तभी उसी वक्त अंकित को एक तहखाना का दरवाजा दिखा और अंकित घबरा गया। तहखाना के दरवाजे को देखकर अंकित ने घबराते हुए कहा, यह दरवाजा कहाँ का है और कहाँ जाकर खुलता है, और यह इतना डरावना क्यों लग रहा है? अभिषेक ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यह दरवाजा, कुछ बोलते बोलते अभिषेक रुक गया। अंकित ने पूछा, क्या हुआ? आप बोलते बोलते चुप हो गए, आखिर क्या है इस तहखाने के पीछे? अभिषेक ने कहा, अरे भैया इतना मत सोचो, कोई तहखाना नहीं है, वहां पर एक कमरा है। इस दरवाजे के पीछे एक कमरा है जो अक्सर बंद ही रहता है। अंकित ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर इस कमरे की चाबी दो, मैं देखना चाहता हूं इस कमरे के पीछे क्या है जिसकी वजह से अक्सर यह दरवाजा बंद रहता है। अभिषेक ने कहा, इस कमरे की चाबी मकान के मालिक के पास ही रहती है। दरअसल इस कमरे से लगा हुआ एक दरवाजा जो कि इस घर के पीछे से निकलता है, और मालिक जब भी भारत में आते हैं तो इसी घर में रहते हैं। घर के पीछे वाले कमरे से आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से यह दरवाजा उस तरफ से बंद है। अंकित ने कहा, अच्छा मतलब यह दरवाजा हमेशा बंद ही रहेगा? अभिषेक ने कहा, इस घर के मालिक जब भी भारत में आते हैं उस एक कमरे में ही रहते हैं, और इतना बड़ा घर पूरा का पूरा खाली रहता है। इस वजह से वह यह घर बहुत ही कम पैसे में किराए पर देकर अपनी एक साइड इनकम करना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहो, यह कमरा अंदर से बंद है और आप अपनी सेफ्टी के लिए अपनी साइड से भी बंद करके रख सकते हैं। अंकित ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कोई नहीं, मैं आपको चेक लिख कर देता हूं और आप जल्द से जल्द मेरा रेंट एग्रीमेंटेड बना लो। अंकित ने अपनी चेकबुक से एक चेक काटकर अभिषेक को दे दिया और वह इतना थक गया था कि वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। अभिषेक चेक लेकर निकल गया, अंकित को डिस्टर्ब किए बिना। अगले दिन सुबह होते ही अंकित एक नई उम्मीद के साथ उठा था। अंकित ने 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट देखी थी जहां पर उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी। अंकित को वही इंस्टीट्यूट आज पर्सनली विजिट करके फाइनल करना था। सुबह अंकित तैयार होकर निकल गया इंस्टीट्यूट फाइनल करने के लिए। अंकित ने जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन देखकर फाइनल करके रखा था, यहां पर आकर उसका कोई अच्छा रिस्पांस मिला नहीं,
जिसकी वजह से वह कोई और विकल्प के लिए यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। आखिरकार अंकित को एक इंस्टीट्यूट दिखा जो कि अंकित को पसंद आ गया था। इंस्टीट्यूट में सब कुछ बात करके वह बाहर आ ही रहा था, उसी वक्त अंकित को एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की भागते हुए आ रही थी और अचानक अंकित से टकरा गई। अंकित से टकराने की वजह से वह लड़की पीछे पलटी और अंकित को एक प्यारी सी मुस्कुराहट देकर सॉरी बोलकर निकल गई। अंकित को वह लड़की बहुत पसंद आ गई थी। पहली नजर में ही मानो अंकित के दिल में जगह बना ली थी, जो मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। यही बातें सोचते हुए अंकित वापस अपने घर आ गया। घर वापस जाकर अंकित को बस वही लड़की ही चारों तरफ नजर आ रही थी। उसकी खूबसूरत सी अदाएं, प्यारी सी मुस्कुराहट, वह प्यारी सी सॉरी की आवाज उसके कानों में बार बार आ रही थी। और यही सारी यादें लेकर अंकित कब सो गया पता ही नहीं चला। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए कोटा में। अंकित को धीरे धीरे कोटा पसंद आने लगा था। इंस्टीट्यूट में कुछ दोस्त भी हो गए थे और सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर न जाने क्यों वो अब भी उस लड़की की खोज में था जो लड़की उससे टकराई थी। लेकिन वह उस दिन के बाद से उसे कभी नजर ही नहीं आई। एक शाम को सब लोग अपनी कोचिंग खत्म करके अपने अपने घर जा रहे थे। अंकित और उसके दोस्त भी उसी में शामिल थे। कुछ दिनों में ही अंकित के कुछ दोस्त भी यहां बन गए थे। अंकित के एक दोस्त विशाल ने अंकित को कहा, यार बहुत दिनों से सोच रहा था क्यों ना हम सब मिलकर क्लबिंग करें। मैंने सुना है हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहां पर बाय वन गेट वन फ्री प्लस 50% ऑफ मिल रहा है सब कुछ, पर मुझे लगता है हम लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। विशाल की बातों से सब लोग वहां पर सहमत थे। अंकित ने विशाल को कहा, फिर बताओ कब का प्लान बनाएं? विशाल बोला, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अभी ही निकल लेते हैं। मेरा मतलब आज रात को ही। अभी हमारे पास कोई विशेष काम नहीं है, क्या पता जब हम प्लान बनाए उस दिन कोई काम निकल आए तो। अंकित समेत सारे दोस्तों को विशाल की यह बातें अच्छी लगी और सब लोग तैयार थे आज रात को ही क्लबिंग जाने के लिए। अंकित ने कहा, फिर ठीक है। सभी लोग तैयार होकर रात को 8 बजे वही क्लब में मिलते हैं। और यह बोलकर सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए और अब इंतजार था रात के 8 बजे का। सब लोगों के जैसे ही अंकित भी तैयार होकर ढिंचैक क्लब में पहुंच गया। सब लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि सब क्लब के बाहर इकट्ठा होकर एक साथ ही अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से अंकित इंतजार कर रहा था सब लोगों का, क्योंकि वह पहले आ चुका था। देखते ही देखते एक एक करके सारा दोस्त आए और सब लोग फुल एक्साइटमेंट में क्लब में एंजॉय करने के लिए तैयार थे। सब लोग अंदर जा ही रहे थे कि तभी अंकित को वही लड़की नजर आई जिस लड़की को वह ढूंढ रहा था। अंकित उस लड़की के पास जाकर उससे मुलाकात करने का कोशिश कर रहा था, पर उसके सारे दोस्त खींचकर उसको अंदर ले गए। अंकित ने फिर एक बार उस लड़की को खो दिया था। अब तो अंकित भी सोच रहा था कि वो लड़की उसकी किस्मत में नहीं है। सब लोग अपनी एंट्री करवाकर अंदर पहुंचे और शाम को और भी यादगार करने के लिए हर पल को जी रहे थे। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही में डांस भी। न जाने क्यों डांस करते करते अचानक से अंकित को किसी ने पीछे से बुलाया। अंकित पीछे पलटा तो देखा वही लड़की थी जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था। वह लड़की अंकित के पास आई और उसे इशारों में कहने लगी, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं? अंकित उस लड़की का इशारा समझते हुए बाहर आया। अंकित को यकीन हो नहीं रहा था कि आखिर यह वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था और वह उसके सामने ही है। अंकित ने उस लड़की को कहा, जी बताइए आपने क्यों बुलाया मुझे? लड़की ने कहा, हेलो, मेरा नाम रिया है। दरअसल मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अंकित ने कहा, हेलो रिया, मेरा नाम अंकित है, आपको मुझसे हेल्प चाहिए, बताओ। रिया ने कहा, जी हाँ, दरअसल मुझे कुछ कैश की जरूरत है क्योंकि यहां पर ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रहा है। मैंने यहां आसपास के कुछ लोगों से पूछा भी एटीएम के बारे में, पर यहां दूर दूर तक कोई एटीएम नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ कैश है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूं। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात है, कोई नहीं, मैं आपको कैश दे देता हूं, आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए।
और फिर अंकित ने जेब से कुछ कैश निकालकर रिया को दे दिया। रिया ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अंकित को थैंक यू कहा और कैश लेकर वहां से चली गई। अंकित इतना एक्साइटमेंट में था रिया से बात करने के लिए कि ना ही अंकित ने रिया से उसका फोन नंबर लिया और ना ही ऐसी कोई जानकारी ताकि वो दोबारा से उसे खोज पाए। और यही सोचकर अंकित अपने आप को कोस रहा था। अंकित उस रात को एंजॉय करके अपने घर की तरफ जा रहा था। टैक्सी में बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए अंकित यही सोच रहा था कि वह रिया से दोबारा मिल भी पाएगा या नहीं। सवाल बहुत थे पर जवाब एक का भी नहीं। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए अंकित यह सब सोच रहा था कि अचानक से पास से एक ऑटो उलटी दिशा से आ गया। अचानक से अंकित ने देखा तो उसे ऑटो में रिया बैठी हुई दिखाई दी। अंकित ने लाख कोशिश की ऑटो को रोकने की, पर दोनों अलग अलग दिशा में जाने की वजह से एक बार फिर अंकित ने रिया को खो दिया। अंकित ने ठान लिया था हो ना हो अब वो किसी भी हाल में रिया को ढूंढने की कोशिश करेगा। अब अंकित के पास था तो सिर्फ रिया का नाम, और यही सोचते हुए अंकित अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अंकित ने बहुत कोशिश की रिया का पता लगाने की, पर अंकित को रिया मिली ही नहीं। धीरे धीरे अंकित के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि अब वो रिया की खोज करने की इच्छा को धीरे धीरे मार रहा था। एक सुबह अंकित तैयार होकर अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकल रहा था। उस दिन न जाने क्यों अंकित को अपने घर के आसपास कोई भी ऑनलाइन टैक्सी नहीं मिली। अंकित ने खुद कुछ ज्यादा न सोचा और अपने घर से निकल गया कि बस स्टॉप पर पहुंचकर कोई ना कोई टैक्सी या ऑटो तो मिल ही जाएगा। पर उसे दिन अंकित का दिन ही खराब था। बस स्टॉप पर पहुंचकर भी अंकित को ना ही कोई ऑटो मिला और ना ही कोई टैक्सी मिला अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए। थक हार कर अंकित ने यही सोचा कि अब उसके पास आखिरी उम्मीद केवल बस ही है जिसके माध्यम से वह इंस्टीट्यूट पहुंच पाएगा। और यही सोचकर वह बस स्टॉप पर बैठ गया बस के इंतजार में। अंकित बस का इंतजार कर रहा था कि तभी पीछे से अंकित के कंधे पर किसी ने हाथ से थपथपाया। अंकित पीछे पलटा और देखा वह कोई और नहीं, वह रिया थी। आखिरकार अंकित के सामने रिया आ चुकी थी। रिया को देखकर अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वह अपनी खुशी को ज्यादा बाहर नहीं दिखा सकता था। पर मन ही मन अंकित बहुत खुश था कि चलो रिया से दोबारा मुलाकात हो ही गई। रिया ने कहा, हेलो मिस्टर हेल्पर, आपको मैं याद हूं या भूल गए? अंकित ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मिस कैशलेस। रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया ने कहा, वाह, तुमने तो मुझे एक प्यारा सा नाम दे ही दिया। अंकित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नाम तो तुमने भी मुझे दे दिया ना। यह बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने अंकित को उस दिन की मदद करने के लिए थैंक यू बोलते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर हेल्पर, उस दिन सच में तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की थी। अगर उस दिन तुम नहीं मिलते तो शायद पता नहीं मुझे कैसी कैसी परेशानी फेस करनी पड़ती। अंकित ने कहा, अरे कोई नहीं, मैंने कौन सा तुम्हें पैसा दिया है, बस कैश ही दिया था जिसके बदले में तुमने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है। चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ आज यहां क्या कर रहे हो? रिया ने कहा, अरे ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम यहां क्या कर रहे हो। अंकित ने कहा, यही पास में अशोक नगर है ना, वहीं पर ही मेरा घर है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूं, पर अभी कोटा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तो बस यहां बस स्टॉप से बस पढ़कर इंस्टीट्यूट के लिए जा रहा हूं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसी बात है, तुम्हें तो देखकर लगता नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो तुम्हारे पास पर्सनल कार नहीं है क्या? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पकड़ा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूं। रही बात कार की, तो मैं कुछ दिन पहले ही इस शहर में शिफ्ट हुआ हूं। सोच रहा हूं एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लूं, क्योंकि मेरा कोर्स खत्म होने के बाद मैं उस गाड़ी को दोबारा सेल कर सकता हूं। और रही बात बस से जाने की, तो यह मेरी मजबूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ही देखा, पर कहीं पर भी ना कोई टैक्सी मिली मुझे और ना ही कोई ऑटो मिला। अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास बस ही है, वरना मेरी क्लास मिस हो जाएगी।
रिया ने सब बातें सुनी और अंकित को कहा, अच्छा ऐसी बात है, ऐसे मैं तुमको बता दूं, तुम्हारे पास बस के अलावा एक और दूसरा ऑप्शन भी है जाने का। अंकित कुछ समझ नहीं पाया। अंकित ने पूछा, बस के अलावा भी मेरे पास एक और ऑप्शन है, वह तो मुझे पता नहीं, क्या तुम खुलकर बताओगी क्या कहना चाहते हो? रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अब तुमने मुझे उस दिन कैश देकर हेल्प की थी, तो मैं आज तुम्हें अपनी कार में तुम्हारे इंस्टीट्यूट ड्रॉप करके तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती क्या? यह सुनकर रिया और अंकित दोनों मुस्कुराने लगे। अंकित ने पूछा, तो तुम्हारे पास पर्सनल कार है और इसी वजह से तुम मुझे बोल रहे थे कि मेरे पास कार क्यों नहीं है? रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया ने कहा, यह सब बातें तो बाद में होती रहेगी, चलो कार में बैठ जाओ, रास्ते में बातें करते हुए यह सब बात करेंगे। और यह बोलकर दोनों रिया की लाल चमचमाती हुई गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में कुछ देर चलने के बाद अंकित ने पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? रिया ने कहा, अगर बात बुरा मानने वाली है तो पूछ लो, क्योंकि मुझे बुरा मानने वाली बात पसंद है। और यह बोलकर रिया हंसने लगी। अंकित ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे पूछना था, मैं तो उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पास में ही मेरा घर है। पर आप किस लिए वहां पर गई थी? क्या तुम भी वहीं कहीं रहते हो? रिया ने कहा, सही पकड़े मिस्टर हेल्पर, मैं भी वही अशोक नगर में ही रहती हूं। अब तो हम पड़ोसी हो गए। अंकित ने कहा, सच्ची? तुम हमारे ही एरिया में रहती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। रिया ने कहा, पता कैसे होगा, पता करने के लिए बाहर निकालना पड़ता है। अंकित ने कहा, कोई नहीं, ये बताओ तुम मुझे छोड़ने तो जा रही हो, तो तुम्हें लेट तो नहीं हो जाएगा ना अपने काम के लिए? रिया ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं भी उस ओर ही जा रही हूं, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, तो सोचा तुम्हें भी हेल्प कर दूं। क्यों मैंने कुछ गलत बोला मिस्टर हेल्पर? अंकित मुस्कुराने लगा। अंकित ने कहा, मिस्टर हेल्पर नाम तो अच्छा है, बट आज तो हेल्प तुम ही कर रहे हो, यू मिस हेल्पर। ये बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे। दोनों की बातों से साफ नजर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों के बीच हल्की मीठी फ्लर्टिंग भी शुरू हो गई थी। दोनों ने दोस्ती से बढ़कर एक नया रिश्ता कुछ ही देर में बना लिया था और देखते ही देखते अंकित का इंस्टीट्यूट आ गया। रिया अंकित को ड्रॉप करके वहीं से जा ही रही थी कि तभी अंकित ने रिया से पूछा, फिर कब आ रहे हो हेल्प करने के लिए? अंकित की बातों का मतलब यह था कि वह फिर कब मिल रहे हैं। रिया ने इस बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों तुमको हेल्प चाहिए? हेल्प चाहिए तो बता दो साफ साफ। अंकित ने कहा, इस अनजान शहर में अगर एक हेल्पर रहे और वह भी लड़की, तो कुछ गलत बात नहीं है। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर को दबाया और कहा, क्लास खत्म होने के बाद एक साथ ही वापस जाएंगे। और रिया निकल गई अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। देखते ही देखते अंकित और रिया की एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों का मिलना पहले से ज्यादा हो गया था। दोनों न जाने क्यों एक दूसरे से मिले बिना एक भी दिन नहीं रह पाते थे। जितना देर साथ में रहते थे, उतनी देर दोनों अपने हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते। फिर जब दोनों एक साथ नहीं होते तो फोन पर अपना ज्यादातर समय बात करके निकालते थे। ऐसे ही दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक शाम अंकित अपने घर में आराम कर रहा था। उस दिन ना उसे रिया से मिलना था और ना ही इंस्टीट्यूट जाना था। रिया को भी कुछ काम होने की वजह से वो वहीं पर बिजी था। इस वजह से अंकित घर में बोर हो रहा था। बोर होते हुए अंकित घर के चारों तरफ घूम रहा था कि उस वक्त उसे बंद दरवाजे के पीछे से न जाने किसी लड़की की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि लड़की 18 से 19 साल की होगी। अंकित धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिर उस दरवाजे के पीछे कौन है। फिर अगले ही पल अंकित को ध्यान आया कि दरवाजे के पीछे इस घर के मालिक रहते हैं। हो सकता है वही दुबई से आए हों। यही सोचकर अंकित वापस दरवाजे से दूर हटकर अपने काम में लग गया। पर क्यों न जाने अंकित को यह समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर उस दरवाजे के पीछे कौन था। अंकित को यह भी शक हो रहा था कहीं उस घर में चोर तो नहीं आ गया। सब कुछ सोचकर अंकित के दिमाग में न जाने कई सवाल आ रहे थे। आखिरकार अंकित ने सोचा कि जो भी हो वह उस दरवाजे के पीछे कौन है यह पता लगाएगा। यही सोचकर अंकित दरवाजे के पास गया और अपनी तरफ के दरवाजे से उस व्यक्ति को आवाज लगाते हुए कहा, हेलो, कौन है उस तरफ? मैं जान सकता हूं यह घर मेरा है। जहां कुछ समय पहले तक उसे उस दरवाजे के पीछे से लड़की की आवाज आ रही थी, पर जैसे ही अंकित ने अपनी तरफ से आवाज लगाई उसे लड़की का आवाज बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की अंकित की आवाज सुनकर चौकन्नी हो गई हो। अंकित ने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे किसी के जूते के चलने की आवाज आई। अब अंकित को यही लग रहा था कहीं उस तरफ कोई चोर ना हो और उसकी आवाज सुनकर भाग रहा हो। अंकित अपनी ओर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर यह दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। अंकित को यह लग रहा था कि हो सकता है उसका शक सही हो, कोई चोर घुस गया है घर में। अंकित बार बार अपनी तरफ से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार नाकामयाब रहा। अंकित को यकीन हो गया था हो ना हो उस तरफ चोर घुस आया है और यह खबर जल्द से जल्द अभिषेक को देनी चाहिए, क्योंकि वही इस घर का ब्रोकर है। अंकित अपने कमरे में जा रहा था अपना फोन लाने के लिए, ताकि वह अभिषेक को फोन करके यहां की स्थिति बताएं। अंकित तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए पीछे पलटा, पर तभी उसे लगा कि दूसरी तरफ से भी कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। अंकित अपनी आंखों के सामने दरवाजे को खुलता हुआ देख घबरा गया। अंकित को लगा हो सकता है कि वह उस पर हमला करने के लिए ही दरवाजा खोल रहा हो। अंकित ने तुरंत पास में रखी हुई पीतल की फूलदानी को अपने हाथ में ले लिया, अपनी सुरक्षा के लिए, कि अगर उस पर कोई हमला कर तो वह अपने बचाव के लिए कुछ कर सके। अंकित फूलदानी को अपने हाथ में लेकर पोजीशन में खड़ा था कि तभी दरवाजा खुला और दरवाजे के पीछे से जो व्यक्ति बाहर आया उसे देखकर अंकित दंग रह गया था। अंकित के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला उस व्यक्ति को देखकर। आखिर कौन है वह व्यक्ति? अंकित ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम उस तरफ पहुंची कैसे? दरवाजे के पीछे जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि अंकित की खास मित्र रिया थी। रिया अंकित को उस पोजीशन में देखकर घबरा गई। हाथ में पीतल की फूलदानी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की स्थिति पर देखकर एक पल के लिए रिया घबरा गई। रिया ने कहा, यह सब क्या है अंकित? अंकित समझ गया था वह उस फूलदानी को अपने हाथ में लेकर किसी के ऊपर अटैक करने की पोजीशन में खड़ा है, इस वजह से रिया डरी हुई है और उसी के बारे में पूछ रही है। अंकित ने फूलदानी को नीचे रखा और कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मुझे लगा कि कोई चोर होगा, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सब किया। पर यह सब छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम इस दरवाजे के पीछे क्या कर रही थी और तुम उस घर पर पहुंची कैसे? मुझे जितना पता है यह मेरे लैंडलॉर्ड का घर है और वह ज्यादातर समय दुबई में ही रहते हैं। रिया मुस्कुराते हुई अंकित के सवाल का जवाब देते हुए बोली, अच्छा, मतलब अब मैं अपने घर में भी नहीं आ सकती? सच्ची में तुम पागल हो गए हो अंकित? अंकित कुछ समझ नहीं पाया। अंकित ने पूछा, अपने घर में मतलब? रिया ने कहा, जी हां अंकित, ये मेरा ही घर है, यानी मेरे पापा का, और जो तुम कह रहे हो तुम्हारे लैंडलॉर्ड, वह मेरे पापा ही हैं। दरअसल हमारा पूरा परिवार दुबई में ही है। मैं वापस आई हूं दुबई से क्योंकि मुझे यहां पर एजुकेशन का प्रिपरेशन करना था, और यहां पर जब अपना घर हो तो कहीं और क्यों जाना? अंकित को धीरे धीरे बात समझ में आ रही थी। अंकित ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मुझे माफ कर देना, मुझे बिल्कुल पता नहीं थी यह बात। इस वजह से मैंने तुमसे सवाल किया कि आखिर तुम उस घर में कैसे पहुंची। माफ कर देना रिया। रिया ने कहा, माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, तुम भी अपनी जगह पर सही हो सकता था कोई चोर भी आ जाए तो, और मैं तो तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूं कि तुम मेरे घर को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, यानी हमारे घर को। अगर आज कोई चोर होता और तुम रिएक्शन नहीं लेते तो हो सकता है वो हमारा पूरा घर साफ कर देता। इसलिए
मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम इतना एक्टिव हो हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अंकित ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम एक घर में रह रहे हैं, बेशक वह किराए का ही हो, वह घर अपना ही होता है। मुझे तो यह बात जानकर बहुत अच्छा लगा कि अब हम एक ही घर में रहेंगे। बेशक हम दोनों के बीच में एक दरवाजा रहेगा, पर वह जब चाहे तब खुल सकता है, अगर तुम चाहो तो। रिया ने कहा, खुलने वाली क्या बात है? मैं तो यही सोच रही हूं कि क्यों ना हम दोनों साथ में ही रहे। इससे हम दोनों का खर्च भी आधा हो जाएगा और रूम रेंट भी। अंकित को यह ऑफर बहुत पसंद आया। अंकित ने कहा, क्यों नहीं, यह तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि मुझे अब बस स्टॉप पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी गाड़ी में घर से ही बैठकर इंस्टीट्यूट के लिए निकल लेंगे। ये बात सुनकर रिया और अंकित जोर जोर से हंसने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता एक प्यार के रिश्ते में तब्दील होने जा रहा था। अब दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। न जाने क्यों दोनों एक ही बिस्तर में हम बिस्तर भी हो गए थे, जैसे कि दोनों बिना शादी किए एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। गरम खून और मॉडर्न सोच की वजह से दोनों के बीच शादी से पहले वह सब कुछ हो गया था जो शादी के बाद एक पति और पत्नी के बीच होना चाहिए था। दोनों का साथ में घूमना, साथ में रहना और साथ में पढ़ाई की तैयारी करना जैसे दोनों का फर्ज बन गया था। देखते ही देखते दोनों ने शादी के बारे में भी सोच लिया था। शादी का सपना और एक छोटा परिवार हो अपना, यह सब उनकी चेकलिस्ट में आ चुका था। रिया अंकित से पढ़ाई में तेज थी, जिसकी वजह से रिया अंकित को परीक्षा से पहले उसकी प्रिपरेशन में मदद करती थी। रिया की प्रिपरेशन और नोटिस की वजह से अंकित अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक से ही पास होता था। देखते ही देखते रिया और अंकित के बीच इस हद तक प्यार हो चुका था, मानो बहुत कम लोग इतनी जल्दी इतनी नजदीक आते हैं। दोनों बेशक शादी से पहले एक प्यार के रिश्ते में बंध गए थे, पर दोनों का प्यार भी सच्चा था। दोनों ने अपने इस प्यार को सच्चे तरीके से निभाया था। बेशक शादी से पहले दोनों हम बिस्तर हो गए थे, पर दोनों का प्यार शादी तक तय हो गया था। बस दोनों को अपने अपने माता पिता से इजाजत लेनी थी, लेकिन एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद धीरे धीरे दोनों अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कभी अंकित रिया की मदद करता था, कभी रिया अंकित की मदद करती थी। ऐसे ही करके दोनों अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों की फाइनल परीक्षा आने ही वाली थी कुछ दिनों में। अंकित और रिया दोनों अलग अलग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों की परीक्षा का समय और दिन अलग अलग था। पहले अंकित की परीक्षा लगने वाली थी और उसके कुछ दिनों के बाद ही रिया की परीक्षा होने वाली थी। अभी अंकित की परीक्षा कुछ दिनों में आने वाली थी, जिसकी वजह से रिया ने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। अंकित को एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने की रेस में देखते ही देखते अंकित की परीक्षा भी शुरू हो गई थी। परीक्षा की तैयारी करते हुए भी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, मानो पहले वह कभी ना आए हों। अंकित परीक्षा के अनुसार अपने सारे पेपर देने के लिए तैयार था। देखते ही देखते अंकित ने अपनी सारी परीक्षा पास भी कर ली थी। कुछ दिनों में अंकित की फाइनल परीक्षा यानी इंटरव्यू था, और अगर उस परीक्षा में अंकित पास हो गया तो उसके हाथ में एक अच्छी सरकारी नौकरी तैयार थी। अंकित बहुत खुश था। एक तरफ तो 2 दिनों में उसका फाइनल इंटरव्यू था और अपनी जिंदगी में एक हमसफर के तौर पर उसको रिया मिली। अंकित ने तय कर लिया था कि एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद वह रिया के माता पिता से मुलाकात करेगा, अपने इस रिश्ते को शादी में तब्दील करने के लिए। रिया भी बहुत खुश थी अंकित की कामयाबी से। रिया को भी इंतजार था कि कब अंकित एक खूबसूरत सी नौकरी में ज्वाइन हो और उन्होंने जो सपना देखा था वह पूरा हो। इंटरव्यू की सुबह अंकित तैयार होकर फॉर्मल कपड़े पहनकर और रिया से मुलाकात करके वह गाड़ी में बैठकर निकल गया इंटरव्यू देने के लिए। रिया को इंतजार था अंकित का मानटाउन कि वो कब वापस आए और एक खुशखबरी लेकर आए। इंटरव्यू देने के लिए अंकित पूरी तरीके से तैयार था। इस दिन के इंतजार में अंकित ने बहुत मेहनत की थी और इस मेहनत में रिया ने भी उतना ही साथ दिया
जितना अंकित ने। अंकित को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था कि वह आज का इंटरव्यू क्रैक कर ही लगा। देखते ही देखते अंकित का नंबर आ गया। अंकित एक लंबी सांस अपने अंदर लेकर इंटरव्यू देने के लिए केबिन के अंदर चला गया। कुछ देर इंटरव्यू देने के बाद अंकित बाहर आया। अंकित की आंखों में एक आंसू था। अंकित को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर किस्मत उसका इतना साथ देगी। जैसे तैसे अंकित ने अपने आप को संभाला और उसने रिया को फोन किया, पर रिया थकी हारी घर पर सो गई थी। इसकी वजह से रिया ने अंकित का फोन उठाया नहीं। अंकित ने सोचा, मैं यह खबर खुद जाकर रिया को दूंगा, और वह मिठाई लेकर निकल पड़ा घर की तरफ। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ है। अंकित टैक्सी से उतरकर मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजा पहले से खुला होने की वजह से अंकित सीधा घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद अंकित जोर जोर से आवाज लग रहा था रिया को। अंकित ने आवाज लगाई, कहां हो तुम? रिया, खुशखबरी है। कहां गई तुम? तुमने कहा था ना मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा। हाँ, तुम सही थी, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। यही बोल बोलकर अंकित पूरे घर में रिया को खोज रहा था। दोनों के बीच अब ऐसी कोई दीवार तो थी नहीं जिसकी वजह से दोनों पूरे घर में घूम सकते थे। इसी वजह से अंकित रिया को पूरे घर में ढूंढ रहा था, पर रिया उसे कहीं पर भी नहीं मिली। एक तरफ रिया का पूरे घर में न मिलना और दूसरी तरफ एक खुशखबरी कि उसे एक नौकरी मिल गई। दोनों चीज को किस तरीके से रिएक्ट करेगा अंकित यही समझ नहीं पा रहा था। अंकित ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मिठाई के डब्बे को पास की टेबल पर रखकर पूरे घर में अच्छी तरीके से रिया को खोजने के लिए निकल पड़ा। पर इस बार भी अंकित को कुछ नहीं मिला। अंकित थक हार के सोफे पर बैठ गया, पर वहीं सोफे पर बैठकर ना जाने क्यों एक डरावनी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा हो। वह शब्द सुनने में जितना डरावना लग रहा था उतना ही डरावना था। अंकित ने पहले पहल जैसे ही वह आवाज सुनी, वह 1 मिनट के लिए डर गया। फिर हिम्मत जताकर वह उस आवाज की खोज में निकल गया। आखिर क्या है वह आवाज? अंकित ने कान लगाकर अच्छे से उस आवाज को सुना तो उसको पता चला कि यह आवाज कहीं और से नहीं, वह कमरे से आ रहा थी जो कैमरा लैंडलॉर्ड का है, जहां पर लैंडलॉर्ड जैसे ही दुबई से आते हैं वहीं पर रहते हैं। अभी उस कमरे में रिया रहती थी। धीरे धीरे अंकित उस आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा था। वह आवाज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अंकित उस आवाज के जितने करीब जा रहा था वह आवाज उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंकित का शक सही था। वह डरावनी आवाज उस रिया के कमरे से आ रही थी। अंकित ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे को खोल दिया और जो सामने दृश्य देखने को मिला उसे देखकर वह अपने आप को किस तरीके से संभालेगा वह उसे भी नहीं पता था। दरवाजा खोलते ही सामने जो दृश्य था वह देखकर अंकित घबराकर डर गया। अंकित ने देखा कि सामने पंखे पर रिया उल्टी लटक रही है। उसके बाल खुले हुए हैं जो कि उल्टा लटकने की वजह से नीचे की तरफ आ गए थे। रिया की आंखें, मुंह और चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस समय वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे तैसे करके अंकित ने हिम्मत जुटाई और वह रिया के पास गया। जैसे जैसे वह पास जा रहा था बस यही बोलते हुए जा रहा था, रिया, ये तुम हो? क्या हुआ है तुमको? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? ये सब बोलते हुए जैसे ही वो पास पहुंचा अंकित ने एक ऐसी चीज और देखी जिससे वह पूरी तरीके से घबरा गया। अंकित ने देखा कि पंखे के ऊपर जो रिया लटक रही थी उसका पैर उल्टा था। यह चीज देखकर अंकित अपने आप को संभाल नहीं पाया। अंकित तुरंत घर से बाहर निकल आया और जैसे ही वह घर से बाहर आया तब अंकित और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे पहले था। बाहर निकलते ही देखा चारों तरफ अंधेरा और जिस घर में वह रह रहे थे वह एक सुनसान घर था। अंकित अपने आप को यकीन ही नहीं दिला पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले वह जिस कॉलोनी में चलकर आया था वह काफी हरी भरी और चहल पहल वाली दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वह सब गायब हो गया था। कॉलोनी के दूसरे घर गायब हो गए थे।
कॉलोनी के लोग गायब हो गए थे। जिस चमचमाते हुए घर में वह रह रहा था वह अचानक से खंडहर बन गया था। अंकित को यकीन हो गया था कि यह जो भी कुछ हो रहा है यह नॉर्मल नहीं है। अंकित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बदहवास सा जिस तरफ उसकी आंखें जा रही थीं, जहां उसके पैर जा रहे थे, बस वह बिना कुछ सोचे समझे उस तरह भागे जा रहा था। इस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे कैसे भी करके यहां से अपनी जान बचानी है। कुछ देर बाद अंकित को एक सुरक्षित जगह मिल गई। अंकित भागते भागते थोड़ी दूर आ गया। थोड़ी दूर आते ही अंकित को सामने एक पनवाड़ी की दुकान दिखाई दी। अंकित को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह पनवाड़ी की दुकान भी सच है या एक झूठ या मायाजाल। अंकित जैसे तैसे उस पनवाड़ी के पास आया और उसको गौर से देखने लगा। पनवाड़ी ने देखा कि अंकित भागते हुए आया है और उसकी सांसें भरी हुई है, जिसकी वजह से पनवाड़ी ने अंकित से पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतना भागते हुए कहां से आ रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? अंकित ने उस पनवाड़ी को दिखा और कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। अंकित के पास अभी कोई और सहारा नहीं था। अंकित ने पनवाड़ी से कहा, कुछ भी ठीक नहीं है, आप सबसे पहले मुझे पानी पिला दीजिए। यह सुनकर पनवाड़ी ने फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालकर अंकित को दी। कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होने के बाद अंकित ने सोचा उसे पनवाड़ी को सब कुछ बताना चाहिए। अंकित कुछ बोलने जा ही रहा था कि इस दौरान उस पनवाड़ी ने अंकित से पूछा, भैया आप वही हो ना जो उस भूतिया बंगला में रहते हो? भूतिया बंगला सुनकर अंकित की आंखें बाहर आ गई। अंकित ने पनवाड़ी से पूछा, भूतिया बंगला मतलब? भैया मैं कुछ समझा नहीं। पनवाड़ी ने कहा, अच्छा भैया आपको भी उस अभिषेक ब्रोकर ने कुछ नहीं बताया ना? मुझे पता था, आप यह पहले इंसान नहीं हो। आपसे पहले भी बहुत लोग थे जो इस अभिषेक ब्रोकर के इस गंदे जाल में फंस चुके हैं। अंकित ने पूछा, भैया बुरा ना मानो तो आप मुझे पूरी कहानी बता सकते हो? क्यों ब्रोकर को गाली दे रहे हो? क्या है यह भूतिया बंगला? पनवाड़ी ने कहा, भैया मैंने देखा तो नहीं है, पर लोगों के मुंह से सुना है कि उस घर में एक लड़की का आत्मा रहती है। मैं तो यही सोचकर दंग था कि इतने दिनों से आप कैसे उस घर में रह रहे थे। मैं आपको रोज देखता था, यहीं से आप जाते थे, रोज यही सोचता था आखिर उस भूतिया बंगले में अकेले आप कैसे रहते थे। सच बताऊं तो मैंने आज तक सुना ही है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा है, पर कभी देखा नहीं। सच बोलूं तो वहां जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पर भैया आप तो उसी घर पर रहते थे बहुत दिनों से, आपने ऐसा कुछ देखा या सारी मनकही कहानी है? अंकित ने कहा, नहीं भैया ये कोई मनछली कहानी नहीं है। दरअसल मैं भागते हुए इसीलिए आया था क्योंकि मैंने उसे घर में देखा। वो एक लड़की पंखे से उल्टा लटकी हुई थी, बार बार अपने मुंह से एक डरावनी सी आवाज निकाल रही थी। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ था, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो मैंने उसकी उलटी टांग देखी और मैं भागकर बाहर आ गया। यह सुनकर पनवाड़ी के मुंह का रंग ही बदल गया था, साफ नजर आ रहा था पनवाड़ी डर गया था। पनवाड़ी ने अचानक से अंकित को कहा, क्या बोल रहे हो आप, क्या यह सच है? अंकित ने कहा, भैया सब कुछ सच है। पनवाड़ी ने पूछा, तो भैया आप इतने दिनों से इतनी डरावनी जगह पर कैसे रहे थे? अंकित अपने मन ही मन में सोच रहा था, क्या लोग मेरी बातों पर यकीन करेंगे? अंकित ने कहा, भैया मैं नहीं जानता हूं कि आप ये बात यकीन करोगे या नहीं, पर मैं कोई भूतिया बंगला में था ही नहीं। पनवाड़ी हैरान था। अंकित की बातें सुनकर उसने अंकित से पूछा, मतलब भैया आप जहां पर रहते थे वहीं पर एक भूतिया बंगला ही था, पर आप कह रहे हैं कि वहां कोई भूतिया बंगला था ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकित ने कहा, हाँ भैया आप सच्ची कह रहे हो, पर आप मेरी इस बात को यकीन करोगे या नहीं पता नहीं, पर यह सच है कि मैं जब फ्लैट देखने गया था वह एक पूरी कॉलोनी थी, चमचमाते हुए घर और लोगों से भरा हुआ, और मैं भी जिस घर में रहता था वह घर भी बहुत खूबसूरत और नया चमचमाता हुआ था। सच बोलूं तो यह कोई मायाजाल ही था मुझे फंसाने के लिए। पनवाड़ी ने कहा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मायाजाल वाली बात भी बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना था, यकीन नहीं होता था, सब जैसे फिल्मी कहानियां के जैसा लगता था।
अंकित ने कहा, नहीं भैया, यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जैसे ही मैंने घर देखा मुझे पसंद आ गया था। वो अच्छा था और आसपास के लोग भी भरे हुए थे, जिसकी वजह से मैंने घर देखते ही तुरंत हाँ बोल दिया। उस घर में एक बंद कमरा था। मैंने ब्रोकर से पूछा था कि यह बंद क्यों है, तो उसने कहा कि यह इस घर के मालिक का कमरा है। वह लोग दुबई रहते हैं और जब भी आते हैं तो इसी कमरे में रहते हैं। कमरे का एक दरवाज़ा घर के पीछे से खुलता है, जिसकी वजह से वह लोग वहीं से ही आना जाना करते हैं। इस वजह से यह दरवाज़ा उन लोगों ने अंदर से बंद रखा है। मुझे भी बोला था कि मैं अपनी तरफ से भी बंद कर सकता हूं, पर मैंने किया नहीं। दिन ब दिन यह शहर मुझे अच्छा लग गया था। यहां पर मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिल गई थी, जिसका नाम था रिया। रिया नाम सुनते ही पनवाड़ी चौंक गया। अंकित को रोकते हुए बोला, रुको भैया रुको, क्या नाम बताया आपने रिया? अंकित ने पनवाड़ी से पूछा। हाँ भैया रिया, पर क्यों पूछी आपने यह बात? पनवाड़ी ने कहा, सुनने में आया था कि जिस भूतिया बंगले में आप रह रहे थे, उस घर के मालिक की एक बेटी थी जो किसी कारण मर गई थी। उसका नाम भी कुछ ऐसे ही था। मुझे पक्का पता नहीं, पर रिया या प्रिया या दिया कुछ होगा। अंकित यह बात सुनकर थोड़ा डर गया। अंकित ने आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, रिया के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन उस बंद दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। मैंने खोलने की कोशिश की तो वह खुला नहीं। दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। मैंने आवाज लगाई तो दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर कोई मेरी तरफ आ रहा था। मुझे लगा चोर है, पर कोई और नहीं, वह रिया थी। रिया ने मुझे कहा कि वह इस घर की मालिक की बेटी है। वह भी परीक्षा की तैयारी के लिए आई है और वह तैयारी के दौरान इसी कमरे में रहेगी। हमारी पहले से अच्छी दोस्ती होने की वजह से हम लोगों ने तय किया कि हम साथ में रहेंगे। इससे हमारे खर्च भी थोड़े कम हो जाएंगे और पहले से हमारी दोस्ती थी तो हमें लगा कि एक अच्छा रिश्ता भी बन जाएगा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हमने तय किया था शादी करने का, लेकिन एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद परीक्षा निकट आ गई थी और रिया मेरी मदद करती थी। जैसे ही आज मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, मैंने रिया को फोन किया था, पर उसने उठाया नहीं। मैं घर मिठाई लेकर आया तो मुझे सामने वह दृश्य दिखा। पनवाड़ी ने कहा, तुम्हारा सारा सामान कहाँ है? अभी भी उस घर में है। अंकित ने कहा, मेरा ज्यादा सामान तो नहीं है, बस कुछ कपड़े उस घर में है। सारे जरूरत के सामान मेरे पास ही है। पनवाड़ी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम अभी ब्रोकर को फोन करो, उसको सब बातें बताओ। मुझे पता है वह तुम्हारी बात को घुमाने की कोशिश करेगा, पर तुम उससे एक कदम आगे रहना बात करने में। यह सुनकर अंकित ने तुरंत अभिषेक को फोन लगा दिया। रात होने की वजह से अभिषेक सो रहा था। जैसे तैसे अपने आप को फोन उठाने की परिस्थिति में लाकर फोन उठाया और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई। अभिषेक ने फोन को अपने कान से हटाकर देखा तो फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ था अंकित का नाम। अंकित दूसरी तरफ से बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अंकित ने कहा, आप पागल हो, आपने मुझसे पैसा लिया और मुझे एक भूतिया बंगला दिलवा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तुम पर केस करूंगा और अभी के अभी मेरे सारे पैसे वापस करना विथ इंटरेस्ट। अभिषेक को पता चल गया था कि भूतिया बंगले वाली बातें अंकित के सामने आ गई हैं। अभिषेक ने तुरंत फोन पर कहा, ठीक है भैया, मैं कल सुबह आता हूं और आपसे बात करता हूं, और बोलकर फोन रख दिया। अंकित ने दोबारा फोन करने की कोशिश की, पर अभिषेक ने फोन बंद कर दिया। अंकित बार बार कोशिश कर रहा था। फोन करने पर आवाज आती, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। अंकित एक तो गुस्से में था, दूसरा डरा हुआ, समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करें। पनवाड़ी ने कहा, देखा भैया, मैंने बोला था ना, यह ब्रोकर अभिषेक एक नंबर का फॉरवर्ड आदमी है। अब आगे आपने क्या सोचा है? आप बोलो तो मैं इस घर के मालिक के नंबर दूं, मेरे पास है। वह इस ब्रोकर की अच्छे तरीके से खबर लेगा। यह बात सुनकर अंकित के दिमाग की बत्ती जली। अंकित ने पनवाड़ी को कहा,
इस घर के मालिक का नंबर है आपके पास? पनवाड़ी ने कहा, हाँ, एक नंबर तो है। बहुत पहले जब यह लोग यहाँ पर रहते थे तब दिया था, पर पता नहीं यह अब चालू है या नहीं। अंकित ने कहा, कोई नहीं, आप मुझे नंबर दो। नंबर मिलते ही अंकित ने घर के मालिक को दुबई फोन लगाया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। दुबई होने की वजह से समय का भी डिफरेंट था। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने फोन उठाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? अंकित ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नमस्ते अंकल, मेरा नाम अंकित है। मैं आपके अशोक नगर वाले घर में किराए पर रहता हूं। यह बात सुनकर फोन में मौजूद व्यक्ति सब समझ गया था। उस व्यक्ति ने अंकित को कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, उस अभिषेक ने तुम्हें भी बुद्धू बनाकर मेरा घर दिया होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने उसे कई बार कहा है कि यह घर किसी को मत देना, फिर भी वह नहीं मानता। अंकित ने कहा, पर क्या कारण है इस घर को न देने का? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे कॉल कर रहे हो, इसका मतलब यही होगा कि तुम्हें कारण पता चल गया है। अंकित ने कहा, जी अंकल, आप सही कह रहे हो। मैं पिछले कई महीनों से आपके घर में रह रहा था। मुझे आज पता चला कि उस घर में एक लड़की की आत्मा है। उस व्यक्ति ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, घर में एक लड़की का आत्मा है। वह लड़की कोई और नहीं, मेरी बेटी रिया है। अंकित ने कहा, यह सब कैसे हुआ? आप इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं करते? उस व्यक्ति ने फोन पर कहा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत सारे पंडितों और तांत्रिकों को दिखाया है, पर उनका यही कहना है कि आपकी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है। इसकी वजह से कितना भी पूजा पाठ करवा लो, वह स्वर्ग की तरफ प्रस्थान नहीं करेगी। उसकी आत्मा यहीं कहीं भटकती रहेगी। पर अब हमारी बेटी रिया जिंदा नहीं है, तो उसकी आखिरी इच्छा भी हमें नहीं पता। इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम इतने महीनों तक उस घर में रहे कैसे? पिछले सारे किराएदार पहली रात या दूसरी रात को ही भाग जाते थे। आखिर तुम इतने दिनों तक कैसे रहे? अंकित ने कहा, वह तो मैं आपको बताऊंगा, पर आपकी बेटी की मौत किस वजह से हुई थी? यहां पर मैंने एक व्यक्ति को पूछा, पर उनका कहना है कोई कन्वर्स मौत हुई थी और एक्सेप्ट कारण किसी को नहीं पता। उस व्यक्ति ने कहा, जी सही कह रहे हो आप, दरअसल हमारी बेटी रिया ने खुदकुशी की थी। अंकित जैसे ही यह सुना वह हैरान रह गया। अंकित ने कहा, सुसाइड? आखिर आप लोगों ने ऐसा होने कैसे दिया? आपको पता नहीं चला कि आपकी लड़की किसी परेशानी से गुजर रही है, जिसकी वजह से आपकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया? उस व्यक्ति ने कहा, तुम सही बोल रहे हो, पर कारण हम ही थे। अंकित ने कहा, मतलब आपको पता था कि आप अपनी बेटी के सुसाइड के कारण हो, फिर भी आपने अपनी बेटी को सुसाइड करने दिया? थोड़ा अच्छी तरीके से बताइए। उसे व्यक्ति ने कहा, हाँ, हमारी वजह से ही हमारी बेटी ने सुसाइड किया है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब हमारी बेटी रिया ने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। हम लोगों ने उसे कहा था कि कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने से पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करो। रिया को भी पढ़ाई करना अच्छा लगता था, जिसकी वजह से वह पहली बार में ही मान गई। देखते ही देखते तैयारी शुरू हो गई थी और फिर हमें पता चला कि रिया अपनी तैयारी के अलावा सब कुछ कर रही है, मतलब उसका कहीं पर अफेयर हो गया था। जैसे ही हमें पता चला, हमने उसका सब कुछ बंद कर दिया। एक कमरे में हमने उसे बंद कर दिया था। उसे बस परीक्षा देने के लिए ही बाहर आने के लिए कहकर हमने उस पर बहुत जोर जबरदस्ती की। उसकी अफेयर की बात से हम लोगों ने उस पर काफी ज्यादा सख्ती कर दी थी। कई कई दिनों तक उससे बात ना करके हम अपनी ही धुन में मस्त थे। घर की पार्टी हो, शादी हो या किसी के घर जाना, मैं और रिया की मम्मी ही जाते थे। रिया को घर में एक तरह से नजरबंदी करके रखा था। देखते ही देखते न जाने हमारी लड़की हंसती खेलती चुलबुली से एक शांत लड़की बन गई थी। एक शाम जब हम किसी काम से बाहर गए थे तो घर आकर देखा कि रिया ने अपने आप को पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली। रिया की मां यह सब सहन नहीं कर पाई। रिया को उस स्थिति में देखकर हमेशा के लिए चुप हो गई। हमने रिया के सारे क्रियाकर्म किए विधि अनुसार, और फिर यह दुख हमने कैसे काटे यह हमें पता ही नहीं चला।
फिर एक दिन जो हुआ उसे देखकर हम दंग रह गए। वह कमरा दरअसल रिया का ही था जिसमें वो रहती थी। उस कमरे में न जाने अजीब अजीब सी आवाज आने लगी थी। हम जैसे ही कमरे के अंदर गए तो हमें रिया पंखे से उल्टी लटकती हुई दिखाई दी। हम देखकर घबरा गए। हमें ये तो पता था कि यह खुदकुशी है, तो रिया की आत्मा को शांति मिलना बहुत मुश्किल है। हमने पंडितों को दिखाया, तांत्रिक को दिखाया, और उनका यही कहना था कि रिया की आखिरी इच्छा पूरा नहीं होने की वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। शुरू में रिया हमको कोई भी चोट नहीं पहुंचा रही थी, बस चुपचाप अपने कमरे में रोती थी और वही आवाज बाहर आती थी। पर देखते ही देखते रिया हम पर हावी होने लग गई। हमारे ऊपर सामान फेंक कर मारना, हमें चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमने रिया की आत्मा को इस घर में बंदी करके दुबई जाने की सोची। हम दुबई शिफ्ट हो गए। इस घर को हमने परमानेंट बंद करने का सोचा था, पर ब्रोकर ने कहा कि वह इस घर का भी अच्छा खासा रेंट हमें देगा। हमने उसे कई बार मना किया था, ये घर भूतिया है, किसी को न दे, पर वह नहीं माना। हर बार कोई नए किराएदार को लाता है और रेंट का पैसा खुद खा लेता है। मुझे तो इस बात का अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने दिन तक उस घर में रहे कैसे। अंकित ने कहा, मुझे भी यह बात पता नहीं थी कि उस घर में कोई डरावनी आत्मा है। शुरू से ही मैं उस घर में नॉर्मल ही रह रहा था। जब मैं इस घर को देखने के लिए आया था तो इस घर में ऐसा कुछ नहीं था। आसपास एक अच्छा खासा मोहल्ला था और मोहल्ले में लोग, चारों तरफ लाइट, और जो घर में रेंट में देखने के लिए आया था, यानी आपका घर, वह भी बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। यही देखकर मैंने आपका घर पसंद कर लिया। उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा घर तो पुराना खंडहर हो चुका है और ना ही मेरे घर के आसपास कोई मोहल्ला या लोग हैं। तो फिर तुम्हें यह सब कैसे दिखा? अंकित ने कहा, यह बात मुझे भी पहले पता नहीं थी। यहां के लोगों से मुझे पता चला कि यह आत्मा का कोई माया जाल है, जिस माया जाल में हम सब फंस गए। उस व्यक्ति ने कहा, हां, तुम सही बोल रहे हो। मैंने सुना था कि वो ऐसा कोई माया जाल करती है अपने शिकार के लिए, पर मुझे यह बात मनगढ़ी और कहानीकार लगी, जिसकी वजह से मैं इस बात को इनकार करता रहा। अंकित ने कहा, नहीं, यह बात सच है, और ऐसे ही मैं जब से इस घर में आया, मुझे रिया अलग अलग जगह पर दिखाई देने लगी। देखते ही देखते हमारी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों में मुझे पता चला कि यह लड़की, यानी रिया, मैं जिस घर में रहता हूं उसके मालिक की लड़की है, यानी आपकी। फिर देखते ही देखते हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए और हम प्यार के बंधन में बंध गए थे। हमने सोचा था कि एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद हम दोनों एक दूसरे के घर में हमारी शादी की बात करेंगे। रिया ने मेरी बहुत मदद की, मुझे सरकारी नौकरी मिलने की तैयारी में। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। तब मुझे यह बात बिल्कुल पता नहीं था कि मैं जिस व्यक्ति के साथ रह रहा हूं वह एक इंसान नहीं, वह भूत है, एक भटकती आत्मा। आज मेरा सरकारी नौकरी का आखिरी इंटरव्यू था, जिसे मैंने पास कर लिया। घर जाकर जैसे ही मैं रिया को यह खुशखबरी देने के लिए उसके कमरे में गया तो बड़ा भयानक दृश्य था। वह पंखे से उल्टा लटक रही थी, टांग ऊपर, बाल नीचे, आंख मुंह एकदम डरावने, जैसे कहानियों में भूतों के बारे में बताते हैं। मैं यही देखकर भाग के बाहर आया और ब्रोकर अभिषेक के फोन ना उठाने की वजह से मैंने आपको कॉल किया। उसे व्यक्ति ने कहा, मैं सब बात समझता हूं, ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं है, पर तुम बताओ बेटा, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जब तक हमें रिया की आखिरी इच्छा पता नहीं चल जाती तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अंकित ने कहा, मैं अपनी रिया को इस हालत में नहीं देख सकता। अब जैसे भी हो, मैं एक टाइम पर उसे प्यार करता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी रिया इस तरीके से भटके, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे कम हमें यह पता चले कि आखिरकार रिया की आखिरी इच्छा क्या है, और फिर हमें उसे पूरा करना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ रहा हूं, पर तुम ही बताओ, मैं किस तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूं?
मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी विचार नहीं आ रहा है जिससे हम इस सॉल्यूशन से परमानेंट निकल सके। यह बातें बोलना जितना आसान है, इसको निभाना उतना ही मुश्किल। अंकित ने कहा, कैसे भी करके हमें रिया से मिलना पड़ेगा, उससे पता करना पड़ेगा आखिर उसकी आखिरी इच्छा है क्या। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह सब होगा कैसे? अंकित ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं सोच रहा हूं मैं खुद जाकर रिया से बात करूंगा। मुझे पता है वह एक चुड़ैल है, एक भटकती आत्मा, पर मैं अपनी जान को कुर्बान करके रिया के पास जाऊंगा, यह पता लगाने के लिए कि आखिर क्या रिया की आखिरी इच्छा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बेटा, पहली बार किसी को देखा है जो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए इतना कुछ कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कल सुबह ही हिंदुस्तान आ रहा हूं और फिर हम सब मिलकर रिया के पास जाएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटी के जैसे तुम्हारी भी मौत का जिम्मेदार हो जाऊंगा। अंकित ने कहा, मैं समझ रहा हूं आप जो भी कुछ कह रहे हो। ठीक है, मैं अभी पास के ही रिमझिम होटल पर ठहर रहा हूं। आप जैसे ही हिंदुस्तान आए मुझे कॉल करना, हम सब एक साथ रिया के पास जाएंगे। कॉल पर उस व्यक्ति ने ठीक है बोलकर फोन रख दिया और इस तरफ से अंकित ने भी फोन रख दिया। पनवाड़ी ने कहा, क्या हुआ भैया, क्या बोला इस घर के मालिक ने? अंकित ने कहा, भैया आप सही थे। रिया के पापा ने कहा कि भटकती आत्मा वाली बात सच है। उस घर में आत्मा घूमती है जो कि रिया की ही है। रिया ने सुसाइड किया था, जिसकी वजह से उसकी कुछ आखिरी इच्छा पूरा नहीं हो सकी और उसकी आत्मा भटक रही है। पनवाड़ी ने कहा, तो फिर क्या करने वाले हो? अंकित ने कहा, अभी तो मैं पास के होटल पर रुकने वाला हूं। कल सुबह रिया के पापा आने वाले हैं। हम सब एक साथ मिलकर उस घर में फिर से जाएंगे और कोशिश करेंगे यह पता लगाने की आखिरकार रिया की आखिरी इच्छा क्या थी। उसे पूरी करके उसकी भटकती आत्मा को शांति दिलवाएंगे। पनवाड़ी ने कहा, यह तो बहुत जोखिम भरा काम है, इससे तो आप लोगों की जान भी जा सकती है। अंकित ने कहा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है भैया। कैसे भी करके हमें पता करना पड़ेगा आखिरकार रिया की आखिरी इच्छा क्या थी। उसे पूरी करने के लिए हमें पूरे जी जान से लगना पड़ेगा। पनवाड़ी यह सब सुनकर और कुछ ना बोलकर चुप हो गया। पनवाड़ी की आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह ये सारे काम जो होने वाले हैं उससे डर रहा है। पनवाड़ी ने आसमान की तरफ देखा और देखकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान यह लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उनके साथ रहना। अगले दिन सुबह अंकित के फोन पर एक कॉल आया। अंकित पूरी रात वैसे ही सोया नहीं था। उस कॉल के आते ही वह अचानक से उठ गया। अंकित ने अपने फोन को देखा तो पता चला वह कॉल कोई और नहीं, रिया के पापा का था। अंकित ने फोन उठाया और बोला, हेलो। तो दूसरी तरफ से रिया के पापा ने कहा, नमस्ते बेटा, मैं रिया का पापा बोल रहा हूं। हमारी बात हुई थी ना कल रात को? अंकित ने कहा, हाँ अंकल, ऊपर आ जाओ, रूम नंबर 102, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यह बोलकर फोन रख दिया। जैसे बोला गया था वैसे ही कुछ देर बाद अंकित के कमरे की घंटी बजी। अंकित को पता चल गया था यह रिया के पापा ही हैं। अंकित ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, साथ ही अपने दोनों हाथ से एक व्हील चेयर को पकड़ा हुआ है। व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। देखकर यही लग रहा था हो सकता है यह रिया की मां है। रिया के पापा ने कहा, बेटा हम रिया के पापा हैं, और उस व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला की तरफ इशारा करते हुए बोले, यह रिया की मां है। यह सुनकर अंकित ने कहा, अरे अंकल अंदर आइए, और बोलकर रिया के माता पिता को अंदर ले लिया। अंदर आकर रिया की मां का व्हील चेयर सोफे के बाजू में रखकर रिया के पापा सोफे पर बैठ गए। फिर अंकित भी उनके साथ बैठ गया। रिया के पापा ने पूछा, बेटा तुमने जो कल बोला था वह सच है? तुम चाहते हो कि हमारी बेटी इस कैद से बाहर निकले? अंकित ने कहा, जी हां, मैं यही चाहता हूं। मैंने रिया से प्यार किया था। मुझे पता नहीं था कि यह कोई भूत है या चुड़ैल, पर मैंने उसे सच्चा प्यार किया था। उसे इस आत्मा भरी जिंदगी से आजादी दिलाने के लिए
मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा रिया की आत्मा को इस दुख भरी कैद से बाहर निकालने के लिए। रिया के पापा ने कहा, बेटा अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। यह रिया की मां है, तुम देख ही सकते हो। अपनी आंखों के सामने अपनी नौजवान बेटी को पंखे से लटकता हुआ देखा। वहीं पर ही रिया की मां पैरालाइज हो गई। मैंने तो एक साथ दो जानों को लिया है, बेटी को भी और पत्नी को भी। पत्नी तो बेशक मेरे साथ है, पर बेटी हमें छोड़कर चली गई। अंकित ने कहा, अंकल आप टेंशन मत लो, मैं लास्ट तक कोशिश करूंगा अपनी जान लगाकर, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा रिया की आत्मा को मोक्ष दिलवाने की। यह सुनकर रिया की पैरालाइज मां की आंखों से आंसू पानी के जैसे टपक रहे थे। अंकित ने रिया के पापा से पूछा, अंकल आप हमें यह बताओ कि जिस दिन रिया की बॉडी आपको मिली थी, उस दिन आपको कोई सुसाइड नोट मिला था उस घर से? रिया ने कुछ लिखा हो जिससे हमें यह पता चले कि उसकी आखिरी इच्छा क्या थी या क्या हो सकती है। रिया के पापा ने कहा, नहीं बेटा, हमें उस दिन उस घर से ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली जिससे हमें यह पता चल सके आखिर उसके सुसाइड का कारण क्या था। हो सकता है वह नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी लिख कर जाए जिससे उसके जाने के बाद उसके माता पिता को परेशानी हो। अंकित ने कहा, ठीक है, अब हमें उस घर में ही जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा आखिर क्या है रिया की आखिरी इच्छा। और तीनों निकल गए उस भूतिया बंगले की तरफ पता लगाने के लिए कि क्या है रिया की आखिरी इच्छा। तीनों उस भूतिया बंगले के सामने पहुंच गए। तीनों को जाते हुए पनवाड़ी ने भी देखा था। पनवाड़ी यही सोच रहा था, आखिर जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छे से हो जाए। अंकित, रिया के पापा और रिया की मां डोर खोलकर अंदर आए और आते ही महसूस की एक नेगेटिव एनर्जी। हिम्मत जताकर तीनों घर के अंदर गए। घर के चारों तरफ देखकर रिया के माता पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इस घर को उन्होंने इतने प्यार से सजाया था जिसे छोड़कर चले गए थे। उस चीज को दोबारा अपनी आंखों के सामने देखकर अपने एहसासों को छुपा नहीं पाए। अंकित ने आवाज लगाई, रिया रिया रिया, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। ये बोलते हुए तीनों रिया के कमरे की तरफ जाने लगे। कमरे के पास पहुंचकर अंकित ने दरवाजा खोला और खोलते ही देखा तो सामने पंखे में जैसे कल रात को रिया उल्टा लटक रही थी वैसे ही अभी तक लटक रही थी। अंकित हिम्मत जुटाकर रिया के पास पहुंचा। रिया के पास आकर बोला, देखो रिया, कौन आया है तुमसे मिलने? तुम्हारे मम्मी पापा। मैंने इनसे हमारी बातें कर ली हैं, यह मान गए हैं हमारी शादी के लिए। अंकित रिया को बुलाने की कोशिश करवा रहा था ताकि वह उस पर हमला न कर सके। रिया ने अपनी आंखों की पलकों को उठाया और देखा तो सामने उसके माता पिता थे। यह देखकर रिया की आंखों से आंसू आने लगे। रिया की आंखों में आंसू देखकर अंकित समझ गया था कि रिया कंट्रोल में आ रही है, रिया किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। अंकित रिया के पास गया और उसको माता पिता के पास चलने के लिए इशारा किया। रिया अपने माता पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगी। रिया के माता पिता भी जोर जोर से रोने लगे। रिया के पापा ने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, आज जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे का कारण मैं ही हूं, मैंने ही तेरे को मारा है। रिया ने कहा, नहीं पापा, आपने कुछ नहीं किया, जो होना था वह हो गया, मैंने जो किया वह मेरा निर्णय था, पर अब मैं इस दुनिया से मोक्ष ले सकती हूं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी आखिरी इच्छा आप दोनों से मिलने की थी। मैंने उस रात जो भी कुछ किया था उसके पीछे का कारण आप नहीं थे, वह मैं ही थी। मैंने जिसके लिए आप सबसे लड़ाई की, आपके खिलाफ गई, वह प्यार कभी मेरा था ही नहीं। मुझे बाद में पता चला जब आपने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। विक्की किसी और से रिलेशनशिप में था जिससे मैं पूरी तरह टूट गई थी। मैं यह चाहती थी कि यह सारी बातें मैं आप लोगों को बोलूं, पर आप लोग मेरे से बात नहीं करते थे। एल, मैं बहुत अकेली थी। मेरी यह बातें सुनकर मेरी गलतियों पर अगर मुझे कोई डांटता तो शायद मेरा मन हल्का हो जाता, पर आप लोग मुझे ना डांटते थे और ना बात करते थे। माँ को भी आपने मना कर दिया था मेरे से बात करने के लिए।
वह भी नहीं चाहती थी कि घर की समस्या और बढ़े, जिसकी वजह से वह भी मुझसे बात नहीं करती थी। मैं अकेले ही अकेले घुट रही थी और फिर हार मानकर मैंने सुसाइड का गंदा कदम उठाया। मेरी आत्मा भटक रही थी क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। अंकित ने पूछा, रिया क्या थी तुम्हारी आखिरी इच्छा? मुझे बताओ, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं पूरा करूंगा, मुझ पर विश्वास करो रिया। रिया हंसने लगी। रिया ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई। अंकित ने कहा, पूरी हो गई, पर वह क्या थी? रिया ने कहा, जब मैंने सुसाइड की थी तब मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मैंने जिसे सच्चा प्यार किया उसने मुझे सच्चा प्यार क्यों नहीं किया। जिंदगी में एक सच्चा प्यार भी मुझे नहीं मिला। जैसे तुम इस घर में किराए पर आए हो, वैसे इससे पहले बहुत लोग आए थे, उनको भी मैंने भगा दिया था। तुम यहां आए थे परीक्षा की तैयारी करने के लिए, जो कि मेरा भी फेवरेट है। इस वजह से मैं तुमसे मिली। मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तुमसे मुझे सच्चा वाला प्यार मिला। इससे मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई थी, पर दूसरी वाली अब हुई। मैं एक बार अपने माता पिता को देखना चाहती थी और उनको सब बातें सच सच बतानी थी, जो आज पूरी हो गई। अब लगता है मेरा समय आ चुका है इस दुनिया से विदा लेने का। माता पिता को आखिरी बार देख लिया, तुमसे सच्चा प्यार मिल गया, मेरी सारी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। और देखते ही देखते न जाने यह बात जैसे ही रिया के मुंह से निकली, रिया का शरीर धीरे धीरे आकाश की तरफ खींचा जा रहा था, मानो उसे कोई ऊपर ही खींच रहा था। यह दृश्य सबकी आंखों में पानी लेकर आ गया। सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे। अंकित, रिया के पिता, रिया की मां रिया को जाते हुए देख रहे थे, पर उनके हाथों में कुछ नहीं था। वह लोग प्रकृति को नहीं रोक सकते थे। रिया जैसे ही जा रही थी, रिया की मां व्हील चेयर से जोर से उठी और चिल्लाते हुए बोली, बुलबुल बेटी, अपनी मां को छोड़कर मत जा बेटी। बुलबुल, अपनी मां को छोड़कर मत जा। रिया की मां रिया को प्यार से बुलबुल बुलाती थी। रिया जाती हुई अपनी मां की पैरालाइज की बीमारी भी अपने साथ लेकर गई। यही होती है सच्ची मोहब्बत। सब लोग फुट फुट कर रो रहे थे। रिया के माता पिता रिया को खोने के गम से रो रहे थे। अंकित अपने प्यार को खोने के गम से रो रहा था। इसी के साथ एक किस्सा खत्म हुआ रिया का कोटा में। न जाने हर शहर में कितनी ऐसी रिया है जो प्यार न मिलने की वजह से सुसाइड जैसे कदम उठा लेती है। आजकल समाज में नौजवान प्यार को दो पल की मजेदार सी चीज समझते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है वह जिस प्यार को मजे को लेकर कर रहे हैं, सामने वाला उस प्यार को लेकर कितने सपने सजा के रखे हैं। बहुत लोग यह बोलते हैं कि 2-3 साल के प्यार के लिए 18 से 20 साल के माता पिता के प्यार को भूल जाते हैं, पर कुछ कुछ जगह पर माता पिता भी गलत होते हैं। वह अपने ईगो, अपने सम्मान और अपनी परवरिश का इतना रोब जमाते हैं कि अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, या फिर जब तक समझ पाते हैं वह अपनी बेटी को खो बैठते हैं। जो भी हो, बच्चे एक टाइम तक गलतियां करते हैं, उसके बाद वह खुद ब खुद समझ जाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। जब तक वह नहीं समझते हैं तब तो हम माता पिता को समझाना पड़ेगा। वह हमारे बच्चे हैं, उन पर इतनी भी सख्ती ना करें कि वह बच्चे हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के चले जाएं। आजकल समाज में बहुत गंदी तरीके से हुकअप कल्चर आ चुका है। हमारे समाज में जैसे जैसे यह व्यभिचार की प्रवृत्ति फैलती जा रही है, हम उतने ही गर्त में डूबता जा रहे हैं। अगर आज आप किसी शख्स को अच्छी बातें बताओ, उसको कहो कि भाई यह सब चीज खराब है, तो वह उल्टा हमारे ऊपर ही हंसने लगते हैं कि तुम कौन से जमाने में जी रहे हो। हमें यह जीवन मिला है तो केवल मौज मस्ती और सुखों को भोगने के लिए। पर आप एक बात बताओ, अगर उस एक सुख को भोगने के बाद अगर आपको तृप्ति मिल जाए, तो उसके बाद उस सुख को बार बार क्यों भोगते हो? क्योंकि उस सुख को भोगने के बाद तो इंसान का पेट भर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम एक बार उस सुख के पीछे चले जाते हैं, भोग लेते हैं, उसके बाद बार बार हमें उसकी लत पड़ती जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उन सांसारिक सुखों में कोई तृप्ति नहीं है।
तृप्ति तो केवल भगवान की शरणागति करने से है, जहां हमारे इस जीव को हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष मिल पाएगा और बार बार इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। आजकल के हुकअप कल्चर में लड़कियां भी गलत होती हैं और लड़के भी गलत होते हैं। यह हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरे तरीके से लड़कों के वजह से समाज खराब हो रहा है या पूरी तरीके से लड़कियों की वजह से समाज खराब हो रहा है। इसलिए लड़के और लड़कियों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, बाजार में बहुत से खिलौने हैं, खेल लेना उनसे, खेलो मत किसी के जज्बातों से। किसी माँ ने बहुत प्यार से बनाया है उस दिल के टुकड़े को मत तोड़ना केवल अपने मजे के लिए। साथियों, मैं जानता हूं आपने अंत तक स्टोरी जरूर सुनी होगी और बहुत कुछ स्टोरी से आपने जाना भी होगा। आजकल के चल रहे इस हुकअप कल्चर पर आपके जो भी विचार हो वह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आप अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम देते हैं। किरण बरनवाल, मुगल सराय चंदौली, निहार सिन्हा शिलांग, पूजा कुल्लू, शशि सिंह मुंबई, वर्षा कुमारी उत्तर प्रदेश, फिरोज खान यूपी, शुभेंदु सिन्हा असम, ईशा गोस्वामी, नेहा चौहान दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।